नमस्कार, हिंदी की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लेखक जाबिर हुसैन जी द्वारा लिखा गया उनका एक संस्मरण, जिसमें उन्होंने सालिम अली जी के सांवले सपनों को याद किया है। इस पाठ में हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि 20 जून 1987 को सालिम अली जी का निधन हो गया था। इसी के साथ हमने सालिम अली जी का व्यक्ति चित्र या रेखा चित्र भी तो खींचा था, जिसमें हमने ये जाना था कि वह कमजोर काया के एक इंसान थे। उनकी आंखों में पक्षियों की देखभाल और उनके प्रति प्रेम की एक अनोखी चमक थी। यही उत्साह उन्हें जीवन भर पक्षियों की नित नई खोज के लिए दूर दूर की यात्राओं पर लेकर जाता रहा। इसी के साथ हमने यह भी जाना कि सालिम अली जी प्रकृति को अपने प्रभाव में लेने वाले एक अद्वितीय व्यक्तित्व थे। इसका मतलब कि उन्होंने भारत में पक्षी विज्ञान के विकास में एक अभूतपूर्व योगदान दिया है और यह योगदान आने वाले कई सौ वर्षों तक इस पूरी प्रकृति को, इस पूरी मानव जाति को प्रेरित करता रहेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उनके लिए प्रकृति क्या थी। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। रहस्य भरी दुनिया यानी कि एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में कोई नहीं जानता। रहस्य क्या होता है? अज्ञात, यानी कि जिसके बारे में हमें कोई जानकारी ना हो, और कोई जानकारी ना हो, कोई रहस्य भी हो, यानी कि जिज्ञासा हो, तभी तो वो नित नई खोजों में यात्राएं करते थे और पक्षियों के बारे में कुछ विशेष जानकारियां जुटाते थे। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। तो इतनी जानकारी होना और एक विशेष दृष्टिकोण होना यह जीवन में आसानी से नहीं आता। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने भी काफी मदद पहुंचाई थी। तो सालिम अली जी की जीवन साथी थी तहमीना, जो पग पग पर उनका साथ देती रही। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। सालिम अली की दूरदृष्टि और पर्यावरण संरक्षण के बारे में देखते हैं कि लेखक ने क्या बातें बताई हैं। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह जी से मिले थे। लंबे रोमांचकारी जीवन, इससे पता चलता है कि उनका जीवन कोई एक ढर्रे पर, कोई एक ढंग से चलने वाला जीवन नहीं था। उनके जीवन में शामिल थे नए उद्देश्य, नई नई जानकारी और नए नए खोज। तो कितना रोमांचकारी जीवन था। तो वह कहां पर मिले, किससे मिले और क्यों मिले? केरल की साइलेंट वैली के संबंध में मिले। तो केरल की साइलेंट वैली आखिर कहां पर है? यह है केरल में, वहां के पालक्कड़ जिले के उत्तर पूर्वी छोर पर यह साइलेंट वैली स्थित है। अच्छा, इसकी खासियत क्या है? यहाँ पर कई हजार पौधों की प्रजातियां हैं। 200 किस्म तो यहाँ पर तितलियों की हैं, साथ ही 150 से अधिक प्रजातियां पक्षियों की हैं। देखिए कितनी बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पर, कितनी जैव विविधता है यहाँ पर। कहाँ पर? केरल की साइलेंट वैली में। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि इस साइलेंट वैली को बचाने के लिए एक आंदोलन चला था, जिसमें कई कृषि वैज्ञानिक कार्यकर्ता शामिल हुए थे। हुआ क्या कि यहाँ पर जो कुंती नदी बहती है, उस पर एक जल विद्युत परियोजना के कारण यहाँ पर कुछ संभावित खतरे सबको नजर आ रहे थे और इसी संबंध में सालिम अली जी भी भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी से मिले थे, जो कि एक किसान राजनेता थे। उन्हें इस पृथ्वी, इस भूमि, मिट्टी के कण कण की जैसे जानकारी थी। तो वह प्रधानमंत्री थे कौन? चौधरी चरण सिंह जी। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। तो लेखक ने खास तौर पर इन पंक्तियों पर जोर दिया है कि ऐसे नेता, क्योंकि उनका जीवन एक किसानी, एक ग्रामीण परिवेश में बीता था, तो उनसे बेहतर और कौन जान सकता है मिट्टी के कण कण को। तो उन्होंने अनुरोध किया
कि हमें साइलेंट वैली को बचाना होगा, नहीं तो इतनी सारी प्रजातियां खत्म हो जाएंगी। तो पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी। वह काफी दुखी हुए, जैसे वो बहुत पीड़ित हुए हों। उनकी आंखों में मानो आंसू आ गए, क्योंकि सालिम अली जी ने बताया कि केरल की साइलेंट वैली को कितने सारे नुकसान होने वाले हैं। अब आप विचार कीजिए कि यह चित्र कैसा होगा। क्या बताया होगा सालिम अली जी ने केरल की साइलेंट वैली को क्या क्या नुकसान होने वाले हैं। उन्होंने ये बताया कि जिस तरीके से रेगिस्तानी हवाएं, गर्म लू चलने लगी हैं यहाँ पर, जिस तरीके से गर्म हवाएं चल रही हैं, तो यहाँ का जो ठंडा वातावरण है ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे यहाँ से पौधों की, जानवरों की, तितलियों की, पक्षियों की सभी प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी और एक ना एक दिन, शायद कुछ 100 साल बाद, हमारी साइलेंट वैली ऐसी नजर आएगी। तो इन संभावित खतरों से चौधरी चरण सिंह जी को आगाह किया सालिम अली जी ने। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? तो देखा आपने, यहाँ पर लेखक एक पुकार कर रहे हैं, एक आह्वान कर रहे हैं और साथ ही एक चिंता जाहिर कर रहे हैं कि अब सालिम अली जी भी इस दुनिया में नहीं है, चौधरी चरण सिंह जी भी अब दुनिया में नहीं है। तो इस पर्यावरण के प्रति देखभाल और रक्षा का भाव कौन प्रस्तुत करेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? क्योंकि सालिम अली जी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। आपको मालूम होना चाहिए कि सालिम अली जी ने क्षेत्रीय पक्षियों से संबंधित कई गाइड लिखी हैं, जैसे द बर्ड ऑफ सिक्किम, द बर्ड्स ऑफ गुजरात, द बर्ड्स ऑफ केरला, द बर्ड्स ऑफ त्रावणकोर, द बर्ड्स ऑफ ईस्टर्न हिमालय। उनके बारे में उन्होंने गहन जांच पड़ताल करके बहुत सारी जानकारियां जुटाकर ये किताबें लिखी हैं। लेकिन अब क्योंकि सालिम अली जी नहीं हैं, तो कौन राह दिखाएगा लोगों को पक्षियों से संबंधित बातों के बारे में? तो यहाँ पर हम देखते हैं लेखक एक आह्वान कर रहे हैं भावी पीढ़ी से कि हमें भी जानवरों के प्रति, पक्षियों के प्रति और प्रकृति के प्रति देखभाल, रक्षा और संरक्षण का भाव रखना है। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ अ स्पैरो, जिसका हिंदी में अनुवाद हुआ है एक गौरैया का गिरना। तो सालिम अली जी की आत्मकथा का नाम है द फॉल ऑफ अ स्पैरो। मुझे याद आ गया, यानी लेखक को याद आ गया कि D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे, यानी कि उनकी जीवनी लिखे। किनके बारे में? D.H. लॉरेंस के बारे में। आखिर कौन है D.H. लॉरेंस? D.H. लॉरेंस 20वीं शताब्दी के प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सारी कविताएं भी लिखी हैं और उनकी कविताएं जो प्रकृति से संबंधित हैं बहुत उल्लेखनीय हैं, जिसमें उन्होंने लोगों को प्रकृति से जुड़ने और उसकी तरफ वापस लौटने की बात की है। तो फ्रीडा क्या कहती हैं कि फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, बता सकती थी उनके बारे में, उनकी दिनचर्या के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। बहुत ही सीधा सरल व्यक्तित्व है D.H. लॉरेंस। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं, क्योंकि D.H. लॉरेंस भी किससे जुड़े हुए थे? प्रकृति से। वो सचमुच इतना खुला खुला और सीधा साधा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। जामा पहनाना यानी कि कोई शब्दों का आकार देना, कोई किताब लिखना, किसी प्रकार का भी आकार, शब्द का आकार देना। तो कहती मेरे लिए बहुत मुश्किल है, फ्रीडा कहती है। कहती क्योंकि असली स्वभाव, एक असली आत्मीयता तो कौन जानता है उनके बारे में? प्रकृति जानती है, छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। मुझे यकीन है मेरे छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में
मुझसे ज्यादा जानकारी रखती है। तो ये होती है पक्षियों के प्रति लगाव की अहमियत, ये होती है उनके देखभाल की अहमियत। तो इस तरीके से फ्रीडा ने यह बताना चाहा है कि डीएच लॉरेंस भी प्रकृति से और पर्यावरण से पूरी तरह से जुड़े हुए थे। तो पक्षी भी उनके बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं। तो आप विचार कीजिए इस पाठ में और साथ ही साथ कीजिए अभ्यास कार्य। तब तक मैं लेती हूँ आप सबसे विदा। धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।